नमस्कार दोस्तों, काइनेटिक्स के क्वेश्चन समझ में आए? आरएनएस थ्योरी के ऊपर हमने क्वेश्चंस किए, वो समझ में आए कि नहीं है? दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है कि नहीं? आ जाना चाहिए, इजी थी। इस टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे आपके पास सीट वगैरह में मिल जाएंगे, और भी क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करना। वैसे सारे क्वेश्चन मैंने समराइज कर लिए थे, आपके लिए छोड़े नहीं। एक क्वेश्चन जो आपको किया था वो बता देना आप, ठीक है कि नहीं? कमेंट का ऑप्शन होता है आपके पास, उसमें जाके बता देना कि भाई समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो फिर उसको वीडियो में कंसिडर करेंगे, ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे। आज जो है अपन पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो क्या पढ़ेंगे? मोलिक्यूलरिटी वर्सेज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है? बिल्कुल सिंपल है। अब आप कहोगे सर क्या इन दोनों में समानता है, या ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है? तो मैं आपको बोलूँगा ये दोनों सेम है, और कुछ जगह ये अलग हो जाती है। वो जगह ही अपन को चेक करनी है कि किन किन जगह ये अलग अलग होगी। सबसे पहले अपन डेफिनेशंस तो चेक कर लेते हैं इनकी, कि इनकी डेफिनेशंस क्या है। तो वो डेफिनेशंस अपन चेक करने जा रहे हैं। तो इस साइड तो मोलिकुलरिटी आ जाएगा, इस साइड आपका ऑर्डर आ जाएगा कंसिडरेशन में, ठीक है? नहीं, आप चेक कर लेते हैं क्या क्या होगा, वो अपन देख लेते हैं। देखो आराम समझना, मोलिकुलरिटी क्या है? मोलिकुलरिटी जो है हमेशा वो किसके द्वारा दी जाएगी? बाय द कोलिजन थ्योरी। किससे दी जाएगी बेटा? कोलिजन थ्योरी से कंसीडर की गई है। और ये जो दी गई है वो दी गई है रेट लॉ से, रेट लॉ, ठीक है? ये कोलिजन थ्योरी से। कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है? कोलिजन थ्योरी ये बोलती है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ठीक है, किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूल के कोलिजन पर डिपेंड करती है। कहीं पे डिपेंड करती है? कोलिजन। और वो कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव होने का मतलब ये हो गया कि प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए और सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी वाला मॉलिक्यूल होना चाहिए, ठीक है? नहीं है तो जैसे अगर एक ही मॉलिक्यूल है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको यूनिमोलिकुलर बोलेंगे। अपन क्या बोलेंगे? यूनिमोलिकुलर। सेकंड, अगर दो मॉलिक्यूल हैं और वो आपस में कोलाइड हो रहे हैं तो ये बाईमोलिकुलर कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? बाईमोलिकुलर। और तीन मॉलिक्यूल हैं आपस में कोलाइड हो रहे हैं, ठीक है? जैसे ए बी सी तीन मॉलिक्यूल हो गए आपके, कोलाइड हो रहे हैं, तो वो कहलाएगी ट्राईमोलिकुलर। क्या बोलते हैं? ट्राईमोलिकुलर मॉलिक्यूल, ठीक है? और अगर चार मॉलिक्यूल कोलाइड करें, क्या करें बेटा? चार मॉलिक्यूल अगर कोलाइड करते हैं तो वो कहलाएगा आपका टेट्रामोलिकुलर। क्या कहलाएगा बेटा? टेट्रामोलिकुलर। ऐसे क्वाड मोलिकुलर भी बोल सकते हैं, ए बी सी। लेकिन आप ये सोचो कि कोलिजन जो होती है जस्ट लाइक फाइट। फाइट कितने पक्षों में हो सकती है? लड़ाई कितने पक्षों में हो सकती है? दो पक्षों में। ज़्यादा करो तो तीन, तो चार पक्ष कौन से होंगे? तो आपको बता दूं कि हाई मोलिकुलर रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। मोटे मोटे अक्षर में लिख लेना, मोलिकुलरिटी जो होती है अधिकतम तीन या खींच के चार हो सकती है आपकी। इससे ज़्यादा मोलिकुलर रिएक्शन को आप कंसिडर नहीं करोगे। अगर तीन और चार दोनों ऑप्शन में है तो तीन को ही टिक करके आना है आपको देखने के हिसाब से, ठीक है? अभी और भी देख लेंगे अपन, आपके सामने सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन मोलिकुलरिटी जो है वो डिफाइन की गई है, वो की गई है कोलिजन थ्योरी के बेसिस पे। तो अपन ये बोलेंगे कि मोलिकुलरिटी जो होती है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है। क्या होती है बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच टेक पार्ट साइमल्टेनियसली कोलिजन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच टेक पार्ट साइमल्टेनियसली कोलिजन, ठीक है? नहीं है टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनना चाहिए उस कोलिजन से। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि इफेक्टिव कोलिजन करने वाले मॉलिक्यूलों की संख्या, ठीक है? साइमल्टेनियसली इसलिए डाला है कि ये एक साथ करेंगे कोलिजन। क्या करेंगे? एक साथ। साइमल्टेनियसली इसलिए वर्ड डाला है, ठीक है? नहीं तो सीधी सीधी कहानी ये है कि मोलिकुलरिटी क्या है बेटा? साइमल्टेनियस कोलिजन है बिटवीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो इफेक्टिव कोलिजन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। खास बात होती है इन एलिमेंट्री रिएक्शन। ध्यान रखना, क्या भाई? कौन सी रिएक्शन? एलिमेंट्री रिएक्शन।
एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री का आपको बताया था मैंने कि एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या होता है। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है वो रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो। किसमें कंप्लीट हो बेटा? सिंगल स्टेप में, एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए, उसकी मल्टी स्टेप ना हो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शनों के लिए आप मोलिकुलरिटी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ओवरऑल मोलिकुलरिटी नहीं है कि आप हर स्टेप की मोलिकुलरिटी दे सकते हो। समझ गई? एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो रही है 4 स्टेप में, 5 स्टेप में, 6 स्टेप में मान लो, तो आप ईच स्टेप की मोलिकुलरिटी दे दोगे, आप रिएक्शन की ओवरऑल मोलिकुलरिटी नहीं दे सकते। एलिमेंट्री रिएक्शन जो होती है बेटा, ध्यान रखना, एलिमेंट्री रिएक्शन में मोलिकुलरिटी और ऑर्डर क्या होता है? ऑलमोस्ट बराबर होता है। ज्यादातर रिएक्शंस में ऑर्डर और मोलिकुलरिटी क्या होती है? आपकी बराबर होती है। लेकिन जरूरी यह है कि वो रिएक्शन ऑर्डर और मोलिकुलरिटी को बराबर होने के लिए क्या होना जरूरी है? एलिमेंट्री रिएक्शन का होना जरूरी है। ठीक है नहीं है? एग्जांपल लेते हैं कुछ अपन। देखो ये जैसे रिएक्शन है, रिएक्शन आपके सामने है, मैंने रेट लो भी लिख रखा है। अब पहले तो ये बताओ कि इसमें स्पीसीज देखो 14, 6 और 2, यानी कितने हो गए? 22 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट ले रहे हैं। लेकिन यहां पे हम जब रेट लो चेक कर रहे हैं, तो रेट लो चेक करें तो एक मॉलिक्यूल ये है, 2 मॉलिक्यूल आयोडीन के हैं, 2 मॉलिक्यूल H प्लस आयन है, मतलब I माइनस आयन। तो टोटल 5 और यहां पे कितने हैं? 22। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है बेटा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए क्या नहीं दी जा सकती? मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी डिफाइंड, कैन नॉट बी डिफाइंड। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, मोलिकुलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइंड नहीं होती है। आप यहाँ पे मोलिकुलरिटी नहीं, कोई आपसे पूछे कि मोलिकुलरिटी क्या है तो मुंह पे उंगली रख लेना कि साहब नहीं पता है। ऑर्डर आपको बताया हुआ है मैंने जब रेट लो समझाया था कि रेट लो जो एक्सप्रेशन होता है वो एक्सपेरिमेंटल दिया जाता है, ये एक्सपेरिमेंट से आया है अपने पास। और यहाँ पे ऑर्डर अपन देखेंगे, इनको सम कर देंगे, जो यहाँ पे पावर है, तो ऑर्डर अपने पास कितना आ गया? 5 आ गया। जो आएगा ऑर्डर का कोई इलाज नहीं। ठीक है नहीं है? उसी प्रकार से यहाँ पे जब रिएक्शन चेक करोगे, सेकंड वाली आप चेक करोगे, तो इसमें एक स्पीसीज ये है, 2 ये है, 2 है, 5 स्पीसीज यहाँ पे पार्टिसिपेट ले रहे हैं। ठीक है नहीं है? 5 स्पीसीज पार्टिसिपेट ले रहे हैं और यहाँ पे आप रेट लो में देखोगे दोनों एक है। अब यहाँ पे आप बात कर रहे हो कि यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 5 है, इसका मतलब ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो मोलिकुलरिटी डिफाइंड नहीं होती, मोलिकुलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब मोलिकुलरिटी दे नहीं सकते हो, आप केवल ऑर्डर दोगे। और ऑर्डर क्या करना है? जो कंसंट्रेशंस दी हुई है, एक्टिव कंसंट्रेशन रेट लो में, उन कंसंट्रेशन की पावर कितनी है वो देखनी है अपन को। ठीक है कि पावर 1 1 1, तो 1 + 1, तो ऑर्डर कितना आ गया? यहाँ पे 2 आ गया। बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है नहीं है? अब देखो नेक्स्ट आप चेक करो एक बार, ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में एक यहाँ पे है और यहाँ पे रेट लो में भी एक है। देखो ये रिएक्शन है, रेट लो रिएक्शन के हिसाब से क्या है, तो इसका मतलब जब रेट लो रिएक्शन के हिसाब से होता है तो एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? एलिमेंट्री रिएक्शन। इसका मतलब ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हुई। ठीक है नहीं? अब इस केस में अपन दे सकते हैं मोलिकुलरिटी कितनी है, यहाँ पे मोलिकुलरिटी 1 है, ऑर्डर भी 1 है। आप चेक कर सकते हो दोनों इक्वल आ रहे हैं, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखो ये डिकम्पोजिशन ऑफ HI है। ठीक है? इस डिकम्पोजिशन HI में देखो 2 मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, यहाँ पे 2 ही लगे हुए हैं, यानी कि 2 डबल पावर होगी। इसका मतलब ये भी कौन सी रिएक्शन है? एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन जब होगी तो मोलिकुलरिटी आपकी 2 और ऑर्डर भी आपका 2। सीधा सीधा पावर देनी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये पावर जो लिखी हुई है उसको सम कर दो और देखो वही मोलिकुलरिटी होगी, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। नेक्स्ट देखो आप चेक करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसकी भी बात करो आप। ये 2 है, ये 1 है, यानी 3, तो यहाँ पे 2 1 कितना हो गया आपका? 3 हो गया ना। तो इसका मतलब मोलिकुलरिटी कितनी है आपकी? 3 है। और ऑर्डर कितना है? ऑर्डर भी 3 है आपका, कोई दिक्कत? बिल्कुल इजी है, क्योंकि ये भी कौन सी रिएक्शन है? एलिमेंट्री रिएक्शन है, पहले कह रहा हूं मैं। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में आप ऑर्डर और मोलिकुलरिटी दोनों दे सकते हो। नेक्स्ट देखो एग्जांपल, इसको अपन चेक करते हैं, NO2CO, इसको एग्जांपल को चेक करो। तो NO2 जो है 1 है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 2, CO2, CO गायब है, कार्बन मोनोऑक्साइड अपना गायब हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, ये कौन सी रिएक्शन है?
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कभी भी डिफाइन नहीं होती। गलती से दो मोलिकुलरिटी मत करके आ जाना, सीधी सी बात है, कैन नॉट बी डिफाइंड, चौथा ऑप्शन मिलेगा, टिक करके आना आराम से, ठीक है। नहीं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलिकुलरिटी डिफाइन नहीं होती, ऑर्डर जो होगा वो 2 होगा इसका, और मोलिकुलरिटी का हमें पता नहीं है। अगर आप इनकी मैकेनिज्म की स्टेप दे दोगे तो हर स्टेप की मोलिकुलरिटी हम दे सकते हैं, रिएक्शन की मोलिकुलरिटी हमें नहीं आती है देना। क्यों नहीं आती है? क्योंकि ये क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है कि नहीं है। इसी प्रकार से बहुत फेमस एग्जांपल है ये तो, एसिटाल्डिहाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन, है ना। तो इसमें भी हमारे पास रेट लो ये आ रही है, तो आप चेक करोगे कि यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है और यहाँ पे 3/2 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जब रेट लो रिएक्शन के अनुरूप नहीं होता, रिएक्शन के अकॉर्डिंग नहीं होता, तो वो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाती है बेटा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाएगी। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कभी भी मोलिकुलरिटी को डिफाइन नहीं करोगे आप। मोलिकुलरिटी आप इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कई स्टेप्स की, हर स्टेप की मोलिकुलरिटी दे सकते हो, ओवरऑल रिएक्शन की नहीं दे सकते। और यहां पे अपन क्या दे सकते हैं कि ऑर्डर कितना है बेटा, 3/2 है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगा कि ऑर्डर और मोलिकुलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी कोई मतलब ही नहीं है, मोलिकुलरिटी का कोई मतलब ही नहीं है जो क्या है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? चले आगे। तो देखो अब अपन चर्चा करते हैं कि ऐसी कोई रिएक्शन भी है क्या जहां पे ऑर्डर और मोलिकुलरिटी अलग अलग होती है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, ठीक है। जहां पे मोलिकुलरिटी भी दे दें अपन, ऑर्डर भी दे दें, ठीक है। तो देखो आपने सबसे पहला एग्जांपल सुना होगा, अगर पता हो तो आपको, देखो इधर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, सुना है नाम, सुना हुआ ना, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर में अपन क्या करेंगे, मान लो कि ये इथाइल एसीटेट है अपना, ठीक है, इसका आप हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो एसिड मीडियम में, करवा दिया आपने, और आपके पास एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल मिल गया, ठीक है। अब इसका रेट लो हमने लिखा, एक्सपेरिमेंटल रेट लो अपन ने लिखने की कोशिश की, तो ये लिखा गया। लेकिन वाटर तो सोलवेंट है, और सोलवेंट हमेशा एक्सेस में लिया जाता है, काय में लिया जाता है, एक्सेस में। तो एक्चुअल में क्या है कि हमने ये देखा कि वाटर की कंसंट्रेशन अपन चेंज कर रहे हैं ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रेट लो दिया गया है ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। सही क्या है, रेट इज इक्वल टू के डैश, ये देखो आराम से, ये वाला है। तो यहां पे आप देख पा रहे हो, ऊपर वाले को देखकर अपन देखेंगे तो ऑर्डर कितना आया भाई, 2, मोलिकुलरिटी कितनी आई, 2। लेकिन नीचे वाले को जब चेक करेंगे तो ऑर्डर अपने पास 1 आया है और मोलिकुलरिटी अभी भी 2 है। ये तो खास बात है, रेट्रो में नहीं है फिर भी 2 है। क्यों? क्योंकि रेट्रो के हिसाब से थोड़ी चलती है मोलिकुलरिटी। अगर चलती तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलिकुलरिटी नहीं देते थे क्या अपन? इसका मतलब मोलिकुलरिटी एक थ्योरेटिकल फिनोमेना है। आप ये मान के चलो कि मोलिकुलरिटी को हमेशा थ्योरेटिकली देना है। अब यहाँ पे 2 स्पीशीज पार्टिसिपेट ले रहे हैं नहीं ले रहे? वाटर के बिना इसका हाइड्रोलाइसिस हो सकता है क्या? हो सकता है। और अगर ये नहीं होगा तो वाटर हाइड्रोलाइसिस किसका करेगा? इसलिए दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट, तो बायमोलिकुलर, ठीक है नहीं है। तो यहां पे आप चेक करोगे जहां पे ऑर्डर और मोलिकुलरिटी सिंपल रिएक्शंस के लिए अलग अलग हो जाती है किसी भी कारण से, वो रिएक्शन कहलाती है सूडो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी कहलाती है बेटा? सूडो ऑर्डर रिएक्शन। अब आप कैसे बोलोगे? तो यहां पे ऑर्डर चेक कर लेना, ये फर्स्ट ऑर्डर है तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर अपन बोलेंगे, ठीक है नहीं है। अगर ये सेकंड ऑर्डर बनती तो सूडो सेकंड ऑर्डर बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं अपन? सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। कोई डाउट, कोई समस्या? बिल्कुल इजी। ऐसा ही इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर होता है, ठीक है नहीं है। उसका आपको मैं जब सूडो ऑर्डर रिएक्शन करूंगा तब करवा दूंगा डिटेल से, इसको भी दोबारा देखेंगे अपन। लेकिन एक बार आइडिया तो लग गया ना कि जहां पे ऑर्डर और मोलिकुलरिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, वो सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। अब देखो इधर एक तरफ तो अपन ने मोलिकुलरिटी लिख रखी थी, एक तरफ अपन ने लिख रखा था ऑर्डर। तो आपने क्या सीखा बेटा ऑर्डर और मोलिकुलरिटी के लिए? देखो ये कोलिजन थ्योरी है, कोलिजन थ्योरी से आएगी, ठीक है। थ्योरेटिकल होती है, थ्योरेटिकल है, रेट लो पर डिपेंड नहीं करती, डू नॉट डिपेंड
डिपेंड्स अपॉन रेट लो, और साथ में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर भी डिपेंड नहीं करती। डू नॉट डिपेंड्स ऑन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है नहीं। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आप चेंज भी कर दोगे तो मोलिकुलरिटी चेंज नहीं होगी, किसी भी हालत में चेंज नहीं होगी, ठीक है नहीं है। रेट लो पर डिपेंड करती है। देखो रेट लो से आइए, रेट लो कहां से आता है भाई, एक्सपेरिमेंटल आता है, एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है नहीं है। हाँ जी, डिपेंड करता है रेट लो पर, क्या करता है, डिपेंड्स ऑन रेट लो, और आल्सो डिपेंड्स ऑन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज कर दोगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, बट मोलिकुलरिटी चेंज नहीं होगी, इसको दिमाग में फिट कर लेना आप। तो ये बेसिक जो डिफरेंस थे मोलिकुलरिटी और ऑर्डर में था। अब देखो मोलिकुलरिटी क्या है वो देख लेते हैं अभी अपन, और मोलिकुलरिटी क्या है वो और देख लेते हैं। मोलिकुलरिटी के लिए क्या बोला था मैंने, नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है ना, नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स which take part in simultaneously effective collision to convert into product। number of colliding molecules से कुल मिला के बात ये क्या है, ये है sum of power of effective concentration in rate low, ठीक है। और for elementary reaction order is equal to molecularity, for complex reaction order from rate low, ठीक है। और molecularity cannot be defined, मोलिकुलरिटी को डिफाइन नहीं कर सकते हो आप, किसके लिए बेटा, जो मल्टी स्टेप्स में हो सकती है। तो आप बोल सकते हो मोलिकुलरिटी कैन बी गिवन फॉर ईच स्टेप, मोलिकुलरिटी कैन बी गिवन फॉर ईच स्टेप, प्रत्येक स्टेप के साथ, ठीक है नहीं। दूसरी चीज ध्यान रखना यहां पे, मोलिकुलरिटी में आपने चेक किया कि यहां पे मैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लिखूंगा, क्या लिखूंगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की ही संख्या लेनी है अपन को, प्रोडक्ट की तो लेनी नहीं है। जबकि ये जो महाशय होते हैं, ऑर्डर जो होता है वो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में भी होता है, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में भी होता है। समझाता हूं एक एग्जांपल, देखो इधर ओजोन डिप्लीशन देखा था आपने, रेट इज इक्वल टू के O32 और O21, ऐसे था। ये क्या था, ओजोन डिप्लीशन के लिए रेट लो, ठीक है नहीं है। कई बुक्स में 3/2 दे रखा है, वो तो डिपेंड करेगा कि वो किस हिसाब से हो रहा है, ठीक है नहीं है। चलो दोनों बता दूंगा मैं, 3/2 वाला भी बताऊंगा, 2 वाला भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के O32 और O2-1। तो अपन क्या बोलेंगे कि ओजोन डिप्लीशन जो है, ये देखो ओजोन डिप्लीशन किया, अब ये प्रोडक्ट है नहीं है, और प्रोडक्ट इस रेट लो में आ रहा है, नहीं आ रहा, जबकि अगर अपन इसको सिंपल रिएक्शन मान लो कि ये सिंपल रिएक्शन है, इस रेट लो को मत देखो, तो ये बायोमोलिकुलर है, इसमें इसका क्या रोल है, ऑक्सीजन का रोल ही नहीं है मोलिकुलरिटी के हिसाब से देखे तो। लेकिन रेट लो क्या करता है, प्रोडक्ट को भी कवर करता है, प्रोडक्ट को भी कवर करेगा, और किसी भी स्पीशीज को, इंटरमीडिएट को कवर कर लेता है, कई बार ट्रांजिशन स्टेट को कवर कर लेता है, फिर अपने दिमाग में दर्द होता है, फिर उसकी कंसंट्रेशन निकालनी पड़ती है, उसकी वैल्यू रखनी पड़ती है, एक्चुअल रेट लो निकालना पड़ता है। दिमाग तो खराब होगा ही अपना, नहीं होगा, ठीक है नहीं है, कोई दिक्कत। चलो देखो, तो यहां पे प्रोडक्ट भी कंसिडर हो रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, देखो सेकेंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ओजोन, और -1 ऑर्डर, माइनस फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू O2।
और 2 माइनस 1 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर ओवरऑल ऑर्डर कैसे हो गया इसका, फर्स्ट ऑर्डर है। तो यहां पे अपन को इंडिविजुअल बोलना पड़ रहा है, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में, ओजोन के रेस्पेक्ट में। वहां पे अपन मोलिकुलरिटी में क्या नहीं बोल सकते बेटा, रेस्पेक्ट में नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं बोल सकते। वहां पे सीधी सीधी कहानी अपन किसकी करेंगे बेटा, किसकी करेंगे, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की करेंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की करेंगे। ये सारा प्रोडक्ट को भी पकड़ के चलता है, ठीक है बेटा। अब आगे देखो, आप आगे चेक करते हैं अपन। मॉलिक्यूलिटी जो होती है, मॉलिक्यूलिटी जो होती है, देखो इधर, वो फ्रैक्शनल नहीं होती, ठीक है। तो जीरो नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, और क्या नहीं होगी, फ्रैक्शनल नहीं होती, फ्रैक्शनल नहीं होती है। जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शनल नहीं होती है। और ऑर्डर महाशय जो है ये सारी की सारी खूबियां रखते हैं, ठीक है। ये केवल और केवल हो सकती है 1 2 3, गोला लगा दिया खींच के, या फिर 4 स्क्वायर, कभी कभी, ठीक है कि नहीं। हाई ऑर्डर रिएक्शन जो है, वैसे तो पॉसिबल नहीं है हाई ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है कि नहीं है। लेकिन हमें पता है कि जब शादी होती है, अब तो शादी का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन जो पहले होती थी तो वैल्यूज सबकी होती थी। जो अपने दूल्हा बना है उसकी तो है ही है, जवाई की, उसकी क्या नाम, अपने दूल्हे का जो बनता है ना, क्या बोलते हैं, गणेश जी बोलते हैं ना, ठीक है कि नहीं, उसकी भी वैल्यू होती है, सबकी वैल्यू होती है। फूफा जी की, बुआ जी की, चाहे वैसे तिलक लगा के 2 रुपये नहीं मत दो, लेकिन शादी में वैल्यू होगी, उनके बिना काम नहीं चलता। कई चीजें हैं, तो हर चीज की वैल्यू जाती है। अगर रेट लो में आ रहा है हाई ऑर्डर, और बहुत सारी स्पीसीज के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है, तो बिल्कुल करेगी। रेट लो में नहीं है तो नहीं करेगी, ठीक है नहीं। अब आपके मन में बार बार एक ही चीज आ रही होगी कि ये सर रेट लो जो है ये दिया कहीं से जाएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रेट लो जो है मैं बता देता हूं आपको, रेट लो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, given directly as law of mass action, जो गुलबर्ग और वागे का रूल था उसके हिसाब से दिया जाएगा। वो क्या बोलता है, किसी भी रिएक्शन की रेट जो होती है वो रिएक्टेंट स्पीसीज की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है। जैसे मान लो कि 2A3B और 4D ये कोई रिएक्शन है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। क्या है बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री, इसका रेट लो लिखना है आपको। रेट लो लिखेंगे तो अपन कैसे लिखेंगे, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 और रेट आल्सो प्रोपोर्शनल टू B की पावर 3। तो इसका मतलब रेट प्रोपोर्शनल टू बोथ ऑफ पावर 2 एंड पावर 3। फिर क्या लग जाएगा आपका, रेट इज इक्वल टू के, कांस्टेंट तो लगाना ही है आपको। अब यहां पे देखोगे आप, एलिमेंट्री रिएक्शन में जो ऑर्डर आएगा वो आएगा, यहां पे 5 आ रहा है ऑर्डर। कितना आ रहा है, 5। लेकिन मोलिकुलरिटी 5 नहीं हो सकती। बात सही है। देखो मैंने क्या कहा था, ऑर्डर भले ही 5 आ जाए, मोलिकुलरिटी 5 नहीं हो सकती। सही है नहीं है, तो इसकी मोलिकुलरिटी कैसे देंगे, कितनी स्पीसीज भाग लेगी, तो 2 देंगे मोलिकुलरिटी, ठीक है नहीं है। लेकिन ऐसी रिएक्शंस जो होती हैं कभी मोलिकुलरिटी पूछेगा नहीं। मोलिकुलरिटी के लिए मैंने आपको समझा दिया है कि कहां पे चलेगा, वो स्टेप में पूछ सकता है, वो ओवरऑल पूछ सकता है। चौथा ऑप्शन जो है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जो है अपने दिमाग में नहीं आता है कि ये भी आंसर हो सकता है, वो भी हो सकता है आंसर, थोड़ा सा ध्यान, ठीक है नहीं है। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए बहुत इजी है देना रेट लो, ठीक है नहीं है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए अपन कैसे देंगे बेटा, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है नहीं है। जनरल ट्रेंड बताऊं, 11th 12th लेवल तक हम देखते हैं स्लो स्टेप्स। क्या देखते हैं बेटा, स्लो स्टेप्स।
तो फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अपन क्या देखेंगे, स्लोवेस्ट स्टेप, जिसको अपन बोलते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं, रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स, उसको पकड़ेंगे और उसको पकड़कर हम क्या गवर्न कर देंगे बेटा, रेट लो गवर्न कर देंगे। लेकिन 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 मैंने क्या कहा था, जो पढ़ा दे वो एग्जाम में आ जाए तो बल्ले बल्ले, नहीं आए तो सरल ठल्ले। समझ में आई बात? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए स्लोवेस्ट स्टेप को अपन को पकड़ना है और रेट डिटरमिनिंग स्टेप घोषित करके, डिक्लेयर करके, और हमें क्या करना है, वहां से रेट लो निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत, कोई डाउट? लेकिन कई बार क्या होता है, अपने पास नहीं होता है क्या, स्लो स्टेप। मान लो कि गवर्न नहीं है, तो अब क्या करेंगे, तो हमें पता है अच्छी तरह क्या भाई, रेट ऑफ रिएक्शन पता है ना, नहीं पता, रेट ऑफ रिएक्शन प्लस डी पी अपॉन डी टी। आप प्रोडक्ट फॉर्मेशन की रेट ले लो, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। पता है कि नहीं पता? यहां से भी रेट लो निकाल सकते हो आप। प्रोडक्ट फॉर्मेशन, जिस स्टेप में प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है उसमें आप कंसेप्ट को फॉलो करते हुए जो बताऊंगा वो अप्लाई करोगे तो आपके पास रेट लो निकल सकता है। आप दूसरा भी ले सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी रिएक्टेंट अपॉन डी टी, ये भी तो कर सकते हो। किया हुआ है ना, कोई दिक्कत? अरे ये तो किया हुआ है अपना बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको स्लो स्टेप वगैरह कोई कंफ्यूजन वगैरह है, क्योंकि हर तरफ से रेट लो एक जैसा आएगा, तो कोई कंफ्यूजन है अगर दिमाग में, स्लो स्टेप नहीं लेना चाह रहे, तो आपको तरीका बेस्ट बताया मैंने कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए आप प्रोडक्ट फॉर्मेशन की रेट देख लो या फिर रिएक्टेंट के डीकंपोजिशन की रेट देख लो। ठीक है नहीं है? रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में देखना है। अच्छा ध्यान रखना, ये जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड होंगे, एसटीसी याद है नहीं है, कहां से डिवाइड होंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। वो मत भूल जाना, वो भूलते तो गड़बड़ हो जाएगा सारा मामला। रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हो आप, क्या निकाल रहे हो बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हो, इसलिए ध्यान रखना है थोड़ा सा। चले बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आपको जरूर डिवाइड करना है, उसके बाद चलेंगे। तो इस प्रकार से अपन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में क्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो निकलता है, कई बार क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन अपन रेट लो दे रहे हैं, रेट लो में एक ऐसी स्पीशीज आ जाती है जो कई बार क्या होता है, कि रिएक्शन में नहीं होती, स्टेप्स में है, रिएक्शन में नहीं है, वो इंटरमीडिएट कहलाता है, ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। तो उस इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन हमें निकालनी होती है। दो तरीके बताऊंगा आपको, एक तो आपका एसएसटी और एक इक्विलिब्रियम मेथड। कौन सा मेथड, इक्विलिब्रियम मेथड। इन दोनों मेथड से अपन इस इक्विलिब्रियम की इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन रखेंगे, जिससे अपन को फाइनली रेट लो मिलेगा। तो फाइनल रेट लो अपन को निकालना आना चाहिए। ठीक है नहीं है? तो ये जो है, ये जो समझा रहा हूं एसएसटी इक्विलिब्रियम, ये अपन पढ़ेंगे, पहले ऑर्डर को कंप्लीट करेंगे अपन, जितने भी ऑर्डर है अपने पास। ठीक है नहीं है? शूडो ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे, जीरो ऑर्डर पे जाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर पे जाएंगे, सेकंड ऑर्डर पे जाएंगे, थर्ड ऑर्डर पे जाएंगे, nth ऑर्डर पे जाएंगे, फ्रैक्शनल ऑर्डर देखेंगे, नेगेटिव ऑर्डर देखेंगे अपन, मेथड डिटरमिनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद चलेंगे अपन एसएसटी के ऊपर या इक्विलिब्रियम मेथड के ऊपर। अभी तो बहुत मतलब 2-3 वीडियो का मसाला बचा हुआ है इस पर आने से पहले। ठीक है कि नहीं है? ये समझ में आया? ठीक है, पानी पी के आता हूं, उतारो इसको जब तक। हाँ जी, एक चीज और ध्यान रखना कि ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी में जब डिफरेंस लिख रहे हो आप, उसमें आप साफ साफ लिख लेना कि मॉलिक्यूलरिटी नेवर डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। ठीक है नहीं? जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है आपकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर डिपेंड नहीं करती है। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज कर दिया आपने तो मॉलिक्यूलरिटी वही रहेगी, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज करने पर चेंज हो जाती है। वैसे ही प्रेशर चेंज करने पर आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है नहीं? अब जो देख रहे हैं अपन स्टार्ट करेंगे, मैंने आपको बता दिया था क्या क्या पढ़ना है। ठीक है नहीं? सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे शूडो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी करेंगे बेटा? शूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो शूडो ऑर्डर रिएक्शन की वैसे कोई काइनेटिक्स वगैरह पूछी नहीं जाती, शूडो ऑर्डर के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार इनसे
मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन ना आकर इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो अभी चर्चा कर लेंगे अपन, ठीक है कि नहीं है। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? ये वो रिएक्शन है जिनकी ऑर्डर और मोलिकुलरिटी इक्वल नहीं होती, डिफर होती है, वो शूडो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। क्लियर है? जैसे एग्जांपल्स की बात अपन कर लेते हैं। पहले एक नॉर्मल लिखते हैं कि जैसे मान लो कि हमने ए और बी, ये कोई रिएक्शन लिखी, इसकी रेट लो अपन लिखने जा रहे हैं। रेट इज इक्वल टू के ए एंड बी, ठीक है भाई। अब यहाँ पे जब अपन चेक कर रहे हैं कि ऑर्डर जो है अपना वो आ रहा है 1 + 1 2, और मोलिकुलरिटी जो है आपकी वो 2 आ रही है, दोनों 2 आ गए, ठीक है नहीं। अब हम क्या करते हैं, हम करेंगे इस बी को एक्सेस में लेंगे। क्या लेंगे? बी को एक्सेस में लेंगे, बी को एक्सेस में लेंगे, ठीक है नहीं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो बी के रेस्पेक्ट में है, बी के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन ऑफ बी और रेट ऑफ रिएक्शन, मैंने ये चीज बताई थी, लीनियरली इंक्रीज होती है, लेकिन एक लिमिट तक इंक्रीज होगी, उसके बाद में जाके कांस्टेंट हो जाती है, बताई थी मैंने। तो जब इसको एक्सेस में लेंगे अपन, एक्सेस में लेंगे, तो रेट लो जब लिखा जाएगा आपका, तो के डैश ए लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि के डैश में आपका के भी आ गया और बी भी आ गया, जो चीज कांस्टेंट है वो आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप चेक करोगे ऑर्डर कितना आएगा बेटा? ऑर्डर 1 आएगा, और मोलिकुलरिटी अभी भी आपकी 2 ही है, क्योंकि रिएक्शन में 2 जने 2 मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं एक्टिवली, इन्हीं की कोलिजन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, ठीक है नहीं है। इसकी मैंने एग्जांपल्स भी दिया था। मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। मान लो कि भाई आप घर से बाहर निकल रहे हो, कोई छींक दिया, किसी ने छींक दिया, वापस जाओगे, पानी वानी पियोगे, फिर छींक दिया, फिर वापस जाओगे, फिर छींक दिया, निकलते रहेंगे, फिर लास्ट में कंक्लूजन क्या निकालोगे आप? यार इसके तो जुकाम हो रही है, तो ऐसे छींकेगा अपने, तो चलो। इसका मतलब क्या हुआ? उसकी छींक का आपके ऊपर असर नहीं हुआ। कब नहीं हुआ? जब एक्सेस में हुई। अगर वो एक छींक मारता, उसके बाद इफेक्ट तो हुआ ही ना पहली दूसरी छींक पर। तो इसी प्रकार से ये है कि शुरुआत में कंसंट्रेशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट है, उसके बाद जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा एक्सेस में होगी, अधिक होगी, किसी चीज की अति हो जाती है, तो वो उस चीज पर डिपेंड करना बंद कर देती है, ठीक है। शूट ऑर्डर। अब इसके एग्जांपल्स जो हैं अपने पास 2 या 3 एग्जांपल हैं, वो देख लेते हैं। पहला एग्जांपल तो आपको बता दिया था मैंने, है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस आप करवाओगे, ठीक है नहीं? तो वो भी आपका शूट ऑर्डर रिएक्शन की कैटेगरी में आएंगे। अपने आप लिखना है चीज, H+ और क्या क्या मिलेगा पता है आपको? बताने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे आप? इथाइल अल्कोहल बन गया, क्या दिक्कत होगी? अब जब रेट लिखेंगे तो उससे पहले अपन को इसको काय में डालना पड़ेगा? एक्सेस में डालना पड़ेगा। और रेट इज इक्वल टू के डैश, और केवल किसकी कंसंट्रेशन? एस्टर की कंसंट्रेशन आएगी यहाँ पे, ठीक है नहीं है? तो के डैश जो है आपका क्या है? के और वाटर की कंसंट्रेशन, ठीक है नहीं? तो अब यहाँ पे अगर अपन ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या हो गया आपका? ऑर्डर हो गया 1, और मोलिकुलरिटी कितनी है? मोलिकुलरिटी 2, क्योंकि मोलिकुलरिटी तो रिएक्शन के हिसाब से दी जाएगी, ऑर्डर रेट लो के हिसाब से दिया जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है नहीं है? तो यहाँ पे अपन बोलेंगे शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि ऑर्डर कैसा है, बाद में कैसा ऑर्डर आ रहा है? पहले क्या था? सेकंड, बाद में क्या है? फर्स्ट। तो शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी प्रकार से अपन चेक कर सकते हैं इन्वर्जन ऑफ कैन सुगर। हाँ बेटा, क्या चेक कर सकते हैं? इन्वर्जन ऑफ कैन सुगर। दूसरा एग्जांपल है इनवर्जन ऑफ कैन सुगर। कैन सुगर का एग्जांपल ले लो। कैन सुगर क्या होती है? सुक्रोज। क्या फॉर्मूला होता है? पता नहीं, C12H22 होता है क्या? O11 ये होता है सुक्रोज। वाटर से हाइड्रोलाइसिस करवाओ, H+ लेवोरेटरी कहलाती है। जितनी भी शुगर होती है वो डेक्स्ट्रोरोटरी से ये लेवोरेटरी डेंस में ये कन्वर्ट होगी, C6H12O6, C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है। लेवोरेटरी का क्या रहता है? यहाँ पे डोमिनेंसी रहती है, इसी कारण से इसको अपन क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर बोलते हैं। कैन शुगर का जो होता है
वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लिव रोटेटरी डोमिनेंसी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, नहीं बता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट जो है वो समझना, इसका रेट लो जो है वो कैसे आएगा, K इक्वल टू K डैश, रेट इक्वल टू K डैश, और शुगर वाटर नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, नहीं K डैश क्या है पता है आपको, ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, मोलिकुलरिटी क्या है 2 है इसकी, बाय मोलिकुलर रिएक्शन। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, थर्ड एग्जांपल आप चेक कर लेना, थर्ड एग्जांपल और लेते हैं, 2NO2, 2NO2। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे जब रेट लो शुरुआत में दिया जाएगा तो ऐसे दिया जाएगा KO2 NO की पावर 2, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 3 आ गया इसका, मोलिकुलरिटी कितनी, मोलिकुलरिटी भी मान लो 3। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सेस लाएंगे, किसका, ऑक्सीजन का एक्सेस, ऑक्सीजन का एक्सेस लाओगे तो आपका रेट लो चेंज होना ही है इस रिएक्शन के लिए। क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू K डैश NO की पावर 2। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे क्या हुआ, चेक करके बताओ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हो गया आपका रेट इज इक्वल टू K डैश, ये तो दोबारा लिख दिया मैंने, NO की पावर 2। तो यहाँ पे आप ऑर्डर चेक करोगे तो ऑर्डर का आपका आएगा 2, मोलिकुलरिटी आपकी अभी भी 3 है, तो ये क्या लाएगा, सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहलाएगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, नहीं कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे ये वाली रिएक्शन दे दी, मान लो ये वाली रिएक्शन दे दी, उसमें कहा कि NO की कंसंट्रेशन तो हम 0.5 ले रहे थे और फिर 0.6 कर दी कंसंट्रेशन, लेकिन O2 की कंसंट्रेशन जो 0.5 ले रहे थे उसको बढ़ाकर अपने 1.5 कर दी, तो ऑर्डर क्या होगा। तो आपको ये देखना है कि इसकी कंसंट्रेशन 3 गुना कर दिया, 3 गुना करने का मतलब एक्सेस ही होता है, 3 गुना 4 गुना 5 गुना करने पर एक्सेस होता है। ठीक है, नहीं तो एक्सेस अपन कर देते हैं तो NO की कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करेगी, तो उस टाइम पे सेकंड ऑर्डर आएगा। ठीक है भाई, ऑर्डर का पता लग गया कैसे है क्या है। ठीक है, तो ये तो सूडो ऑर्डर की बात हुई थी। अब जो चर्चा करेंगे अपन करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। किसकी करेंगे ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। इसको लिख लेना क्योंकि जीरो ऑर्डर को आज कंप्लीट करके जाएंगे अपन, देखते हैं होता है कि नहीं होता। चले भाई, तो आ जाओ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, चलो एक काम करता हूँ, मैं जीरो ऑर्डर का एलिमेंट्री नॉलेज दे देता हूँ, फिर एक्चुअल में अपन जीरो ऑर्डर को ड्राइव नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो ध्यान रखना, जीरो ऑर्डर वो होती है जिसका रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। रिएक्टेंट की छोड़ो, किसी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है ना। रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन, रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन any species of reaction, any species of reaction, रिएक्शन की किसी भी स्पीसीज पर डिपेंड नहीं करता। और इसको अपन बाय डिफॉल्ट कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल टू K रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 0 से। एक डेफिनेशन और बना सकते हैं अपन कि जिसका रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसका मतलब ये हो गया कि रेट और टाइम में अगर कर्व खींचेंगे तो जिस रेट से ये कंप्लीट हो रही है, जिस रेट से ये स्टार्ट हो रही है, उसी रेट से क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और रेट टाइम में अपन ने कर्व खींच लिया, ठीक है नहीं है, तो भी अपने पास यही आ रहा है। और रेट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में भी यही कर्व आएगा, ध्यान रखना। रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं कर रही है कोई दिक्कत, यानी कुल मिला की बात ये है, वाई तो है, एक्स नहीं है, स्लोप भी है। समझ में आई बात। तो इसके एग्जाम्पल्स कौन होंगे, तो एग्जाम्पल्स रटो मत, मैं वैसे ही याद करवा देता हूँ आपको। देखो एग्जाम्पल्स की अगर बात करें अपन, एग्जाम्पल्स की बात करें तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है जहां पे रिएक्टेंट का रोल खत्म होता है। तो पहली रिएक्शन है फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल लिख लेता हूं मैं, H2Cl2 फोटोकेमिकल कंडीशन कहीं पे भी दिख जाए आपको तो ये समझ लेना कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। या फिर कोई कैटालिस्ट रिएक्शन, जैसे N2O, आप क्या ले रहे हो, कैटालिस्ट प्लेटिनम ले रहे हो, N2 और हाफ O2 आपका क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया।
क्लियर है? कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन या कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें कैटालिस्ट का यूज में आया है, मेटल कैटालिस्ट मान लो, जैसे हेबर प्रोसेस थी अमोनिया वाली में, मोलिब्डेनम टंगस्टन अपन यूज में ले रहे थे वहां पे, तो डिकम्पोजिशन में मोलिब्डेनम काम में आता है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया आल्सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो रटने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी गणित लगती है इसमें, सीधा सीधा कंसेप्ट लगता है, ज्यादा अपनी एनर्जी मत लगाना। इसका एक ही कंसेप्ट है, क्या कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में वो रिएक्शन कंसिडर होती है जो फोटोकेमिकली इंड्यूस्ड हो या फिर कैटालाइज्ड रिएक्शन हो, इतना ही काफी है। तो 4 एग्जांपल लिखे हुए होंगे, उनमें से पहचान लोगे आप, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चले वही नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये तो जीरो ऑर्डर की प्राइमरी बात हुई है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन को अपन को कंसिडर करना है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो कई प्रकार से अपन डिफाइन कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो कि एक में है आपका ए और ए से बन रहा है पी, क्या बन रहा है बेटा, ए से पी, तो रेट इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, ए की पावर 0। ये समझ में आया, कोई दिक्कत? तो रेट अपन कैसे देंगे इसकी, रेट इज इक्वल टू देंगे dp अपॉन dt, या फिर अपन दे सकते हैं माइनस da अपॉन dt, दे सकते हैं ना, दोनों प्रकार से दे सकते हैं, इज इक्वल टू k a की पावर 0। ये तो है, कोई दिक्कत? दूसरी ये है कि भाई ऐसे मान लो कि भाई 2 आ गया, 2 आ गया तो अपन कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू k, तो dp अपॉन dt तो अपन लिखेंगे, लेकिन यहां पे जब इसका लिखेंगे अपन तो ये आएगा da अपॉन dt, देखो आराम से सुनना, 1/2, याद आया कुछ, k ये नो, ठीक है नहीं है, कोई दिक्कत? तो इसी प्रकार से अपन मान लो कि 5a प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका कैसे लिखेंगे अपन, इसका लिखेंगे रेट इज इक्वल टू dp अपॉन dt माइनस 1/5 da अपॉन dt, रेट इज इक्वल टू a की पावर 0। अब आपको क्या लगता है कि अपन को dp अपॉन dt लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, अपन को लेना चाहिए माइनस da अपॉन dt, ठीक है नहीं, कोई दिक्कत? क्योंकि यहां पे जो अपने पास आएगा, या तो आप एक काम कीजिए, जब ये इधर जाएगा तो ये क्या होगा, आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, माइनस da अपॉन dt ले लीजिए और इसको लिखिए k ऑब्जर्व और a की कंसंट्रेशन 0, ये यूनिवर्सल बना दो। और ये जो k ऑब्जर्व है ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू k, क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू k, कोई दिक्कत? तो हम हर प्रकार के डेरिवेशन देखेंगे, ऐसे डेरिवेशन भी देखेंगे जब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपका यूनिट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपका यूनिट नहीं है, तो चेंजेस कुछ भी नहीं आएगा बेटा, केवल k में आएगा चेंजेस, काय में आएगा, k में। जो हम k लिखेंगे उसके साथ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपका मल्टीप्लाई होगा और वो k ऑब्जर्व बन जाएगा, ठीक है नहीं है, कोई दिक्कत? तो इस वीडियो में तो अपन इतना ही देख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है भाई? नमस्कार, बाय, पढ़ते रहना, धन्यवाद।